हे गाइस, तो हम रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं सिंगल ड्रग। तो इसमें हमने अभ्रक भस्म, स्वर्णमाचिक भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म देख लिया। आज हम देखेंगे ताम्र भस्म। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ताम्र भस्म की पहले हम नाम देखेंगे। तो इसको संस्कृत में ताम्र कहते हैं, हिंदी में तांबा कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉपर कहते हैं, लैटिन में इसको कॉपरम कहते हैं। सिंबल इसका Cu होता है। एटॉमिक नंबर इसका 29 होता है। एटॉमिक वेट इसका 63.54 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 8.95 से 9 होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 1084 सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 2310 सेंटीग्रेड। इसके पर्याय की बात करें तो क्या क्या होता है इसका पर्याय? सुलभ होता है, रक्तक होता है, नेपालीय होता है, त्र्यंबक होता है, सूर्यलोह होता है, अर्क होता है, भानुलोह होते हैं और जितने भी रवि के सूर्य के पर्याय होते हैं सारे इसके पर्याय होते हैं। अब उत्पत्ति की बात करते हैं। तो हमारे पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि कार्तिकेय का शुक्र जब पृथ्वी पर गिरा तो वहाँ पे ताम्र की उत्पत्ति हुई। दूसरी मान्यता है कि सुलभ अर्थात ताम्र की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। ये कहाँ पे वर्णन है इसका? तो रसकाम धेनु के अनुसार इसका वर्णन किया गया है। परिचय की बात करते हैं तो ये क्या होता है? चमकीली रक्तवर्ण की धातु होती है, पानी से 9 गुना भारी होती है और ताप एवं विद्युत का उत्तम वाहक ये होती है। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर Cu मतलब तांबा पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, फास्फेट होता है, सिलिका होता है, सल्फर होता है और मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है। अब इसके फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसके पहले हम रस देखेंगे। रस क्या होता है? इसका कषाय, तिक्त, मधुर और अम्ल होता है। गुड़ इसका शीत, लघु, शर, स्निग्ध होता है। बेर इसका उष्ण होता है। विपाक इसका कटु होता है। इसके कर्म की बात करें तो ये कौन सा कर्म करता है? लेखन, कुष्ठग्नि, हृदय, कृमिघ्न, रसायन और नेत्र आदि कर्म ये करता है। दोष प्रभाव की बात करें तो ये वात का फर होता है और पित्त का फर होता है। व्याधि प्रभाव की बात करें तो ये पांडु, उदर रोग, अर्श, गुल्म, कृमि आदि व्याधियों में इसका यूज किया जाता है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो क्या होता है? डिपेंड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन रूट, मतलब कि ये क्या होता है? जो हम जिस रूट से ले रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यूजली हम जो भस्म होता है उसको हम ओरली लेते हैं तो क्या करेंगे कि माउथ से लिए तो माउथ से स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन, वहाँ पे जाके अपना ये प्रभाव दिखाता है। फिर पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है, फिर लीवर से हेपेटिक वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना कावा में जाता है। इन्फीरियर वेना कावा से क्या होता है? ये हार्ट में जाता है। हार्ट से क्या होता है? इस होल बॉडी में सप्लाई होता है। फिर इसके बाद में ये क्या होता है? एनल रीजन से पास आउट हो जाता है। अब इसके फार्माकोडायनेमिक्स एंड थेरापेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो कहाँ कहाँ इसका यूज़ करेंगे? इसका यूज़ होता है एंटी एजा, एंटी पैरेटिक, अर्थराइटिस में करते हैं, ओवेरियन सिस्ट में करते हैं, किडनी स्टोन में करते हैं, फाइब्रोन में करते हैं, लिम्फोमा, गाल ब्लेडर स्टोन, राज्यक्षमा अर्थात टीबी, कैंसर, प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन, ल्यूकोडर्मा में करते हैं, हार्ट डिजीज़ में करते हैं, एब्डोमेनल पेन में करते हैं, आदि में इसका हम यूज़ करते हैं। अब अवस्थानुसार यूजेस की बात करते हैं तो जब हम किसी रोगी को भस्म देते हैं तो पहले हमें उसका रोग देखना है, उसका बल देखना है, काल, प्रकृति आदि का ध्यान देते हुए हमें रोगी को भस्म देनी है। तो हम क्या करेंगे कि अगर रोग ज़्यादा है तो भस्म की क्वांटिटी भी क्या होगी? डोज क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर रोगी छीड़ है तो भस्म की डोज क्या होगी? कम होगी। जो बच्चे अंडर 5 ईयर के होते हैं उनको हम ताम्र भस्म नहीं देंगे और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या तो जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनको भी हम ताम्र भस्म नहीं देंगे। अब हम मात्रा की बात करते हैं तो ताम्र भस्म की मात्रा 1/8 से 1/2 रत्ती होती है या फिर इसको हम आधा रत्ती दे सकते हैं। शरीर के बल तथा रोग के अनुसार 1 रत्ती दे सकते हैं। अनुपान की बात करें तो शहद हो गया, घृत, मक्खन, उष्ण जल आदि होता है। कोष्ठ के आधार पे मकोए हम देते हैं। लीवर डिजीज़ में हम क्या देते हैं? तो अपमार्ग, पुनर्नवा सोरस के साथ हम ताम्र भस्म देंगे। अगर गर्भाशय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें गोली, पुष्प, अशोक की छाल का क्वाथ इसके साथ ताम्र भस्म देंगे। अगर यूटीआई की प्रॉब्लम है तो गोखरू के साथ देंगे। अब पथ्य अपथ्य की बात करते हैं तो जो भी रोग है उसके अनुसार हमें पथ्य का पालन करना है, पथ्य अपथ्य का पालन करना है। स्किन डिजीज़ में हम क्या करेंगे? तो अगर किसी को स्किन डिजीज़ है तो उसमें नमक, खट्टी, तीखी चीज़ें नहीं खानी है और जो भी लोग ड्रिंक करते हैं उनको ड्रिंक नहीं करना है और दिन में नहीं सोना है और रात्रि में जागरण मतलब रात्रि में जागना नहीं है। सेवन काल की बात करते हैं तो दिन में 1 या 2 बार डेली हमें लेना है। भोजन से पहले या बाद में ले सकते हैं, मतलब प्राभक्त लेंगे और अधोभक्त लेंगे। काल मर्यादा की बात करते हैं तो 1 मंथ से 1 ईयर तक हो सकता है इसकी काल मर्यादा। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जब ताम्र भस्म की ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? वर्टिगो हो जाता है, नोज़िया होता है, वोमिटिंग होता है,
नोज़ ब्लीड होता है, बीपी बढ़ जाती है, और एनल फिशर में एनल फिशर हो जाता है, माउथ अल्सर होता है, डायरिया हो जाती है। अब हम देखेंगे अशुद्ध, अपक्व, अविधि सेवनजन्य व्याधियाँ। तो जो ताम्र भस्म होता है वो अगर अशुद्ध होगा या फिर अपक्व होगा, तो अगर उसका हम सेवन करते हैं तो उससे क्या होगा, आयु, कांति, वीर, बल, इन सब का नाश होगा। और क्या होगा, वमन, मूर्छा, भ्रम, उत्क्लेश तथा कुष्ठ एवं शूल उत्पन्न हो जाएंगे जब हम अशुद्ध भस्म का सेवन करेंगे। अब देखेंगे ताम्र भस्म के 8 विष दोष क्या होते हैं। विष दोष तो क्या होता है, उसकी वजह से भ्रम, मूर्छा, विदाह, श्वेद, क्लेद, वांति, अरुचि, चित्त संताप, ये ताम्र भस्म में विष के समान 8 दोष हैं। कहा गया है कि ताम्र के समान दूसरा विष नहीं है, मतलब इतना जहरीला होता है, इतना विषैला होता है ताम्र, अगर उसका हम अपक्व या फिर अशुद्ध ताम्र का जब हम सेवन करेंगे तो। अब ताम्र भस्म सेवन से उत्पन्न विकार की शांति की बात करते हैं। तो जब ताम्र भस्म का, अशुद्ध ताम्र भस्म का हम सेवन करते हैं तो उससे जो उत्पन्न विकृतियाँ होती हैं उनमें हम क्या करेंगे, तो धनिया का सरस लेंगे या क्वाथ लेंगे, उसको मिश्री के साथ 3 दिन तक पान करेंगे तो उससे जो उत्पन्न उपद्रव है वो शांत हो जाएंगे। या फिर हम क्या करेंगे, मुनि व्रीहि को हम पीस लेंगे, उसमें फिर क्या करेंगे, मिश्री के साथ उसका हम पान करेंगे तो उससे उत्पन्न दोष शांत हो जाएंगे। फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो आरोग्यवर्धनी वटी का यूज़ हम कहाँ करेंगे, लीवर, स्प्लीन, क्रोनिक फीवर, रिस्पायरेटरी डिजीज़, इन सब में करेंगे। ताम्रपर्पटी का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो डायबिटीज़, यूटीआई डिजीज़ में, एनीमिया, ईटीसी में हम करेंगे। चंद्र अमृत रस का यूज़ कहाँ करेंगे, तो रिस्पायरेटरी डिजीज़ हो गया, क्रोनिक कफ प्रॉब्लम हो गया, इन सब जगहों पे करेंगे। नित्यानंद रस की बात करें तो इसका यूज़ हम करेंगे एलिफेंटाइसिस में, गाउट में, ट्यूमर आदि में करेंगे। लक्ष्मी विलास रस का यूज़ हम करेंगे रिस्पायरेटरी डिजीज़ में, स्किन प्रॉब्लम आदि में करेंगे। हृदय औरड़ रस जो है उसका यूज़ हम हार्ट डिजीज़ आदि में हम करेंगे। अब ताम्र भस्म की परीक्षा कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ताम्र भस्म लेंगे और उसको खट्टी दही में डाल देंगे। थोड़ी देर बाद ऐसे ही छोड़ देंगे, देखेंगे कि यदि दही का रंग नीला हो गया है तो क्या होगा, भस्म अशुद्ध है। लेकिन वहीं पे अगर दही का रंग हरा हो जाएगा तो क्या होगा, ताम्र भस्म शुद्ध है। वर्ण की बात करते हैं तो ताम्र भस्म का वर्ण कैसा होता है, कृष्ण वर्ण का होता है, कई बार श्वेत वर्ण का हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है, मयूर कंठ सदृश, मतलब कि बहिर्कंठ प्रभु जैसा दिखने लगता है। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है। तो गाइस, आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।